भारत के दिल में छिपे हैं अनेक कहानियां, वीरता की, प्रेम की और साम्राज्यों के उभर और पतन की। ऐसी ही एक कहानी है कलाचुरी वंश की। वो समय के अंधेरे से उभरे और छत्तीसगढ़ की धरती पर अपनी अमर छाप छोड़ गए। इस वंश के अग्रणी थे कोकल्ला, एक दूरदर्शी नेता जिन्होंने एक यशस्वी युग की नींव रखी। कलाचुरियों के उत्पत्ति के बारे में बहुत कम जानकारी है। कुछ विद्वान मानते हैं कि वो स्थानीय मूल के थे, जबकि कुछ अन्य उनकी वंशावली को प्राचीन क्षत्रिय कुलों से जोड़ते हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि वंश के संस्थापक कोकल्ला एक ऐसे समय में उभरे जब हर तरफ बदलाव और उथल पुथल मचा हुआ था। एक समय का शक्तिशाली गुप्ता साम्राज्य ढल रहा था और उसके पीछे एक शून्यता छोड़ रहा था। महत्वाकांक्षी शासक और स्थानीय सरदार सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे हालत में कोकल्ला ने अपना कदम बढ़ाया। कोकल्ला के रजभिषेक का सही साल विवादित है। फिर भी इतिहासकार आमतौर पर सहमत हैं कि उन्होंने 9वीं शताब्दी के मध्य के आसपास अपना शासन स्थापित किया था। उनका सत्ता का केंद्र महानदी नदी घाटी में था, जो अपनी उपजाऊ भूमि और रणनीतिक महत्व के लिए जाना जाता था। इसी गत से कोकल्ला ने विजय अभियानों की शुरुआत की। वो एक कुशल योद्धा और चतुर रणनीतिकार थे, जिन्होंने जल्दी ही पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन कर लिया और अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी जीत सिर्फ सैन्य ताकत के बल पर नहीं मिली। कोकल्ला गठबंधन और कूटनीति का महत्व समझते थे। उन्होंने अन्य शक्तिशाली परिवारों के साथ रणनीतिक साझेदारी की, अपनी स्थिति मजबूत की और अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया। उनके शासनकाल ने छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। कलाचुरी ध्वज के नीचे एकता, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष का युग। कोकल्ला से पहले छत्तीसगढ़ एक बिखरा हुआ प्रदेश था। कई छोटे छोटे राज्य और सरदारी संसाधनों और प्रभुत्व के लिए आपस में लड़ते रहते थे। ये निरंतर संघर्ष प्रगति में बाधा डालता था और लोगों में मनमुटाव पैदा करता था। कोकल्ला ने एकता की आवश्यकता को पहचाना और एक अखिल शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए निकल पड़े। उनका विजन सिर्फ क्षेत्रीय विस्तार तक सीमित नहीं था। कोकल्ला समझते थे कि सच्ची एकता राजनीतिक सीमाओं से परे है। इसके लिए एक साझा पहचान, अपनेपन की भावना की जरूरत थी, जो स्थानीय निष्ठाओं से ऊपर हो। वो एक ऐसा राज्य बनाना चाहते थे जहां अलग अलग पृष्ठभूमि और क्षेत्रों के लोग शांतिपूर्वक साथ रहें और एक साथ समृद्ध हों। इसे हासिल करने के लिए कोकल्ला ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया। संयुक्त रूप से उन्होंने उन लोगों को अपने अधीन करने के लिए अपने अभियान जारी रखे जिन्होंने उनके शासन का विरोध किया। हालांकि वो एक निर्दयी विजेता नहीं थे। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो अपने पराजित दुश्मनों के साथ सम्मान से पेश आते थे। अक्सर उन्हें अपने प्रशासन में सम्मानजनक पद प्रदान करते थे। समन्वय की इस नीति ने विद्रोहों को दबाने और नई जीती गई जनता में एकता की भावना को बढ़ावा देने में मदद की। इसके अलावा कोकल्ला अपने राज्य को एकजुट करने में इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासन के महत्व को समझते थे। उन्होंने मौजूदा सड़कों में सुधार किया और नई सड़कें बनवाई। अपने राज्य के दूर दराज के हिस्सों को जोड़कर व्यापार और संचार को आसान बनाया। उन्होंने शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित की। अधिकारियों की नियुक्ति वंश के बजाय योग्यता के आधार पर की। इससे कुशल प्रशासन सुनिश्चित हुआ और स्थानीय सरदारों की शक्ति कम हुई, जिससे उनका अधिकार और मजबूत हुआ। कोकल्ला का शासन कई दशकों तक चला। जब तक उनकी मृत्यु हुई, तब तक वो छत्तीसगढ़ को एकजुट करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके थे। कभी बिखरा हुआ प्रदेश अब कलाचुरी ध्वज के नीचे एक अखिल शक्तिशाली राज्य था। उनके उत्तराधिकारी इस नींव पर निर्माण करेंगे, साम्राज्य का विस्तार करेंगे और शांति और समृद्धि के स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे। कलाचुरी काल सिर्फ राजनीतिक विस्तार और समेकन के बारे में नहीं था। यह कला, वास्तुकला, साहित्य और धार्मिक विचारों के उत्कर्ष का स्वर्णिम काल भी था। कलाचुरी राजा कला के बड़े संरक्षक थे।
वो समझते थे कि एक जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य उनके राज्य के कल्याण और समृद्धि के लिए आवश्यक है। उनके संरक्षण में प्योर भारत के कलाकार, वास्तुकार, कवि आस्टामची यासा और विद्वान कलाचूरी दरबार में नाते थे। मंदिर विद्या के केंद्र बन गए और शाही कार्यशालाओं में उत्तम मूर्तियां, पेंटिंग और धातु का काम होता थे। कलाचूरी धर्मात्मा हिंदू थी और उनके शासनकाल में शिवा, विष्णु और अन्य देवताओं को समर्पित भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। कलाचूरी कला की सबसे दिक्कत चीजों में से एक इसका समन्वयवाद है। कलाचूरी सहिष्णु शासक थे जिन्होंने अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के सह अस्तित्व को प्रोत्साहित किया। यह उनकी कला में दिखाई देता है, जो अक्सर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के तत्वों को मिलाता है। उदाहरण के लिए कुछ कलाचूरी मंदिरों में हिंदू और बौद्ध दोनों देवताओं की मूर्तियां हैं, जो इस युग की विशेषता वाले धार्मिक विश्वासों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को प्रदर्शित करती हैं। कलाचुरियों ने साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। संस्कृत दरबार की भाषा थी और कई कलाचुरी शासक खुद निपुण कवि और विद्वान थे। उन्होंने धर्म, दर्शन, व्याकरण और कविता सहित कई विषयों पर कई रचनाओं को कमीशन किया। ये ग्रंथ उस समय के बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन की मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कलाचुरी काल महान बौद्धिक उथल-पुथल का समय थी। धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर बहस और चर्चा शाही दरबारों और मंदिरों में आम थी। इस बौद्धिक जीवंतता ने एक समृद्ध और विविध साहित्यिक परंपरा में योगदान दिया, जो आज भी विद्वानों और कलाकारों को प्रेरित करती है। सेक्शन 4, स्थापत्य चमत्कार, मंदिर, किले और कलाचुरियों की निशानी। कलाचुरियों की स्थापत्य विरासत उनके सांस्कृतिक योगदान जितनी ही प्रभावशाली है। वो विपुल निर्माता द और उनके शासनकाल में कई मंदिरों, किलों, महलों और अन्य संरचनाओं का निर्माण हुआ, जो आज भी छत्तीसगढ़ के परिदृश्य को दर्शाते हैं। ये स्थापत्य चमत्कार केवल इंजीनियरिंग के प्रभावशाली कारनामे नहीं हैं। ये कलाचुरी शासकों की कलात्मक संवेदनाओं और धार्मिक उत्साह के प्रमाण भी हैं। कलाचुरी मंदिर शायद उनकी सबसे स्थायी स्थापत्य विरासत है। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, ये शिक्षा, कला और सामुदायिक जीवन के केंद्र भी थे। उन्हें विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया गया था और उनके विशाल शिखर, जटिल नक्काशी और भव्य हॉल सदियों बाद भी दर्शकों को आकर्षित करते हैं। कलाचुरी मंदिर वास्तुकला की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक बलुआ पत्थर का उपयोग है। इस स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री ने जटिल नक्काशी और नाजुक विवरणों के लिए अनुमति दी, जैसा कि मंदिरों को सजाने वाले कई मूर्तियों और सजावटी रूपांकनों में देखा जा सकता है। कलाचुरियों ने अपने अनोखे मिश्रण में पहले की स्थापत्य शैलियों जैसे कि गुप्ता और वाकाटका शैलियों के तत्वों को भी शामिल किया। मंदिरों के अलावा कलाचुरियों ने कई किलों और महलों का भी निर्माण किया। ये संरचनाएं न केवल शक्ति और अधिकार के प्रतीक थीं, बल्कि रणनीतिक गढ़ों और प्रशासन के केंद्रों के रूप में भी काम करती थी। किलों को आमतौर पर पहाड़ी की चोटी पर बनाया जाता था या खाइयों से घिरा होता था, जिससे उन पर विजय प्राप्त करना मुश्किल हो जाता था। दूसरी तरफ महलों को आराम और विलासिता के लिए डिजाइन किया गया थे। उनमें विशाल आंगन, अलंकृत उद्यान और शाही परिवार के लिए निजी कक्ष थे, जबकि इनमें से कई संरचनाएं सदियों से खंडहर में तब्दील हो गई हैं। फिर भी उनके अवशेष कलाचुरी युग की भव्यता और परिष्कार की झलक प्रदान करते हैं, जो परंकर्ट की इशी गौमभादई है। सेक्शन 5, राज्य के रक्षक, सुरक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए रणनीतियां। कलाचुरी किसी भी सफाल वंश की तरह सुरक्षा का महत्व समझते थे। उनका शासनकाल रणनीतिक गठबंधनों, सैन्य तत्परता
और एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा चिह्नित था, इन सभी ने उनके शासन की स्थिरता और दीर्घायु में योगदान दिया। उन्हें आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन 3 शताब्दियों से अधिक समय तक अपना प्रभुत्व बनाए रखने में कामयाब रहे। उनकी सुरक्षा रणनीति के प्रमुख तत्वों में से एक मजबूत सैन्य बल का निर्माण था। कलाचुरी सेना अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अच्छी तरह से सुसज्जित थी, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी इकाइयां शामिल थीं। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना भी बनाए रखी, जिसने उन्हें जलमार्गों को नियंत्रित करने और अपने तटीय क्षेत्रों को समुद्री डाकुओं और आक्रमणकारियों से बचाने की अनुमति दी। सैन्य शक्ति के अलावा कलाचुरी ने शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कूटनीति और गठबंधनों पर भी भरोसा किया। वे समझते थे कि आक्रामकता को रोकने और व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए मित्र राज्यों का एक नेटवर्क आवश्यक है। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, अक्सर विवाह गठबंधनों के माध्यम से, और शक्तिशाली साम्राज्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा। कलाचुरी ने व्यवस्था बनाए रखने और करों को इकट्ठा करने के लिए एक सुव्यवस्थित और कुशल प्रशासनिक प्रणाली के महत्व को भी पहचाना। उन्होंने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया। प्रत्येक का नेतृत्व एक राज्यपाल करता था, जो सीधे राजा को रिपोर्ट करता था। उन्होंने किसी एक अधिकारी को बहुत अधिक शक्तिशाली होने से रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली भी स्थापित की। सैन्य और प्रशासनिक उपायों से परे, कलाचुरी समझते थे कि सच्ची सुरक्षा उनके विषयों के दिल और दिमाग में है। उन्होंने सांस्कृतिक आदान प्रदान और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देकर एकता और अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया। उन्होंने कला, साहित्य और शिक्षा को संरक्षण दिया, एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग राज्य की समृद्धि में फल फूल सकें और योगदान दे सकें। सेक्शन 6, स्थायी विरासत। आधुनिक समय में कलचुरियों की गूंज। कलाचुरी वंश भले ही इतिहास के पन्नों में समा गया हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी छत्तीसगढ़ में गूंजती है। उनके शासन की गूंज राज्य के जीवंत सांस्कृतिक ताने बाने, उसके स्थापत्य चमत्कारों और यहां तक कि उसके लोगों के दैनिक जीवन में भी देखी जा सकती है। कलाचुरी ने छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। कला और साहित्य के उनके संरक्षण से रचनात्मकता का विकास हुआ, जो आज भी कलाकारों और विद्वानों को प्रेरित करता है। उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर केवल प्राचीन खंडहर नहीं हैं, वे राजवंश की भक्ति और स्थापत्य कौशल के जीवंत प्रमाण हैं, जो दुनिया भर के तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कलाचुरी का प्रभाव कला और वास्तुकला के दायरे से परे है। उनके प्रशासनिक सुधारों और शिक्षा पर जोर ने एक मजबूत और समृद्ध राज्य की नींव रखी। धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक आदान प्रदान की उनकी नीतियों ने एकता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा दिया, जो आज भी छत्तीसगढ़ की विशेषता है। कई मायनों में कलाचुरी की भावना छत्तीसगढ़ के लोगों के लचीलेपन और गर्मजोशी में जीवित है। उनकी विरासत इस बात की याद दिलाती है कि साम्राज्य भी ढह जाते हैं, लेकिन रचनात्मकता, सहिष्णुता और एकता के मूल्य बने रहते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को आकार देते हैं। जब हम छत्तीसगढ़ के स्थापत्य चमत्कारों और सांस्कृतिक समृद्धि पर अचंभा करते हैं, तो आइए हम कलाचुरी की विरासत को याद करें। एक ऐसा वंश जिसने भारत के हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ी।